बैटरीज इन सीरीज। अगर हमारे पास बहुत सारी बैटरीज को हमने सीरीज में लगा दिया तो देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक बैटरी को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। फिर जो अगली बैटरी आएगी उसको मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। फिर और एक और बैटरी आएगी उसको मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से हम बहुत सारी बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। सबके कुछ ईएमएफ होंगे जैसे E1, E2, E3। सभी के कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे जैसे R1, R2, R3। अब हमें बताना है कि टोटल ईएमएफ आप किस तरीके से लिख सकते हो। तो ईएमएफ टोटल किसका होगा? पहली बात तो हमारे पास यहाँ पर एक इक्विवेलेंट बैटरी इस तरीके से बन जाएगी। ये बैटरी के कुछ टर्मिनल्स होंगे हमारे पास यहाँ पर, दिस एंड दिस। इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस अगर आपको ई पूछा जाए, ई इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है E1 प्लस E2 प्लस E3, और इस तरीके से सारे प्लस करते जाने हैं। और हमसे अगर आर इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू पूछी जाए तो वो हो जाती है R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से आती जाती है। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपको इसमें सवाल किस तरीके से पूछाएंगे, आपको पूछाएगा कि अगर मैंने कोई एक बैटरी को पलट दिया तो हमारे पास वैल्यू सारी की सारी चेंज हो जाएंगी। तो जब आप इस बैटरी को पलटते हो, एक बैटरी को पलटोगे तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी इस तरीके से इधर आ जाएगा, बैटरी के टर्मिनल्स उल्टे हो जाएंगे। तो आर इक्विवेलेंट तो सीरीज में ऐड ही होता जा रहा था, वो ऐड ही होता चला जाएगा। लेकिन जो ईएमएफ होता है, अगर एक बैटरी को पलट दोगे तो एक ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव में आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है इस तरीके से, 5 वोल्ट है यहाँ पर और इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम। दूसरी फिर बैटरी मैंने यहाँ पर लगा दी है 10 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम। तीसरी बैटरी मैंने लगा दी है इस तरीके से और उसका रेजिस्टेंस है 2 ओम और बैटरी की वैल्यू है 20 वोल्ट लेट्स से। तो अब आपको बताना है यहाँ पे टर्मिनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ई इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी, देखो कोई भी एक साइड पॉजिटिव मान लो आप, मान लो मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ ये वाली साइड, तो ये +5 है, ये +10 है और ये -20 है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +5 +10 -20, तो इसकी वैल्यू आती है -5 वोल्ट। तो इसका मतलब ये वाली साइड हायर पोटेंशियल पर हमारे पास आ चुकी है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट में हमारे पास रेजिस्टर्स सिर्फ ऐड हो जाते हैं, तो वैल्यू आएगी 2 + 3 + 2 यानी कि 7 ओम। बहुत सारी बार इस तरीके से सवाल पूछाएगा कि 9 एक जैसी बैटरीज को मैंने ऐड कर दिया, बताओ कितना हो जाएगा ईएमएफ और रेजिस्टेंस। तो अगर हमारे पास n आइडेंटिकल बैटरीज हैं इन सीरीज, तो हमारे पास जो ईएमएफ इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ई ई ई ई सबको जोड़ते जाओ n बार, तो उसकी वैल्यू आ जाती है n टाइम्स ई। और सिमिलरली आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, n टाइम्स आर। इस चीज़ का ध्यान रखो। The series combination of two batteries, both of the same EMF 10 volt but different internal resistance of 20 ohm and 5 ohm is connected to the parallel combination of two resistors 30 ohm and R ohms। तो ऐसे केस में क्या होगा, सबसे पहले तो हमें एक डायग्राम बनाना चाहिए। हमारे पास जो बैटरीज हैं वो सीरीज में लगी हुई हैं, तो दो बैटरीज बना दो सीरीज में। ये इंटरनल रेजिस्टेंस वाली बैटरी 1, ये हमारे पास बैटरी 2 आ गई इस तरीके से। और ये कनेक्टेड है रेजिस्टर से, रेजिस्टर्स पैरेलल में है, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। इस तरीके से दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं और ये हमारी बैटरी इस तरीके से कनेक्टेड है। ये हमारे पास डायग्राम आ गया। वैल्यूज रख देते हैं। हमारे पास एक रेजिस्टर की वैल्यू है 30, दूसरे रेजिस्टर की वैल्यू है R। बैटरी के वोल्टेज दोनों के ईएमएफ है हमारे पास 10, लेकिन यहाँ पर है 20 ओम और यहाँ पर है 5 ओम, इस तरीके से। ऑलराइट, अब क्वेश्चन देखो क्या है। द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम, इस बैटरी की बात हो रही है, इज 0। द वैल्यू ऑफ R इन ओम इज। तो इसके अक्रॉस हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू 0 हो चुकी है। यहाँ पर अगर मुझसे कुछ इस तरीके से पूछा है तो दोनों का सेम पोटेंशियल आ रहा है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। यहाँ पर देखो इसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो कितना होता है, E-IR। तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, इससे आपको टर्मिनल यहाँ पर इसमें बेसिकली करंट की वैल्यू मिल जाएगी। करंट की वैल्यू मिल गई है, फिर आपको बताना है कि R की वैल्यू कितनी आने वाली है। बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 30 ओम।
देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले तो अज्यूम करेंगे हम कि इसमें सर्किट में कुछ करंट है इस तरीके से, ये रहा हमारे पास आई। हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज ए बी, इसको मैं लिख दूंगा वी ए बी इज इक्वल टू जीरो। उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 10 माइनस 20 टाइम्स आई, विच इज, इससे मुझे मतलब मिल जाता है, इससे आई की वैल्यू आ जाती है आई इज इक्वल टू हाफ एम्पियर, है ना। ठीक। अच्छा, आई की वैल्यू आ गई मेरे पास हाफ एम्पियर, तो मैं टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता हूँ क्या। यहाँ से इसको मैं बोल देता हूँ सी, तो मेरे पास वी ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 + 10, दोनों बैटरीज के ईएमएफ को हमने ऐड कर दिया, माइनस हाफ इंटू कितना था 20, माइनस हाफ इंटू कितना है हमारे पास 5। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है वो एक्चुअली आ जाती है 7.5 वोल्ट। मेरे पास टोटल टर्मिनल यहाँ पर पोटेंशियल की बात करें तो इन रेजिस्टेंस के लिए तो यही एक बैटरी की तरह काम कर रहा है। ऑलराइट, तो इससे हमें 7.5 वोल्ट मिल जाता है। 7.5 वोल्ट पे हमारे पास हाफ एम्पियर का करंट आता है, तो हमारे पास इन दोनों का मिलाकर के जो आर इक्विवेलेंट होना चाहिए, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी वी अपॉन आई, यानी कि 7.5 डिवाइडेड बाय हाफ विच इज इक्वल टू 15 ओम। अब हमारे पास इन दोनों का आर इक्विवेलेंट 15 ओम आ रहा है, वो सिर्फ तब आ सकता है जब आर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो, आर इज इक्वल टू 30 ओम। इसलिए 30 इज आर करेक्ट आंसर। देखो दोनों 30-30 हो जाएंगे तो हमारे पास पैरेलल में इक्विवेलेंट की वैल्यू 15 आ जाती है। बैटरीज इन पैरेलल, मान लो हमारे पास बहुत सारी बैटरीज हैं और उनको अब की बार पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे ये एक बैटरी है, ये हमारे पास दूसरी बैटरी है, ये हमारे पास तीसरी बैटरी है, और इन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब इन सभी को हमने जोड़ दिया इस तरीके से, और अब ये हमारे पास एक इक्विवेलेंट बैटरी की तरह काम करता है। तो यहाँ पे इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर लें, इंटरनल रेजिस्टेंस की, तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आप इंटरनल रेजिस्टेंस में वही रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दोगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इस तरीके से आपको प्लस करते जाना है जितनी भी बैटरीज हैं। यहाँ पर ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो इंपॉर्टेंट होता है। वो किस तरीके से आता है, हमारे पास ई इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी उसके लिए आपको पहले आर इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, और इस तरीके से आपको ऐड करते जाना है। जितनी भी आपके पास बैटरीज होंगी इस तरीके से आपको ऐड करते जाना है। ऑलराइट, अगर मान लो मैंने किसी बैटरी को पलट दिया तो उस केस में क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो ई की वैल्यू है ना, मान लो इसी को मैंने पलट के लगा दिया, तो ये ई2 की वैल्यू को आप साइन के साथ ले लेना, उसको फिर आप नेगेटिव ले लेना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, टेक केयर ऑफ पोलैरिटीज, पोलैरिटीज का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पोलैरिटीज। ऑलराइट, इसी का एक सिंप्लीफाइड सा केस ले लेते हैं जो अक्सर हमारे काम आता है। हमारे पास मान लो दो बैटरीज हैं इस तरीके से, और दोनों का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, इस तरीके से दोनों कनेक्टेड है। ठीक, यहाँ पर इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2। तो यहाँ पर किस तरीके से अप्रोच करोगे, सबसे पहले तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा। वो आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1/R2/R1 प्लस R2। ये तो वही फॉर्मूला हो गया जो हमारे पास पैरेलल में रेजिस्टेंस का होता था। इसके बाद हमें पता करना है ई इक्विवेलेंट। तो देखो मैं ई इक्विवेलेंट को क्या लिख दूंगा, ये जो आर इक्विवेलेंट होता है ना उसको दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये जाएगा आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय E1/R1 प्लस E2/R2। अब देखो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट को मैं लिख दूंगा R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2, और दूसरी तरफ मैं ले लूंगा एलसीएम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी E1/R2 प्लस E2/R1 अपॉन डिनोमिनेटर में R1/R2। इस तरीके से डिनोमिनेटर में जो हमारे पास R1/R2 है वो कट जाता है यहाँ पर, और हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है, दिस इज इक्वल टू E1/R2 प्लस E2/R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कोई बैटरी को, कई बार ऐसा भी होगा इस बैटरी को हमने इस तरीके से पलट के लगा दिया, उस केस में अगेन आप पोलैरिटीज को चेंज कर दोगे, इसमें नेगेटिव लगा दोगे, इसमें नेगेटिव लगा दोगे, तो इसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगेन पोलैरिटीज का ध्यान रखना है ना।
पोलैरिटीज का ध्यान रखना। इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। ऑलराइट, अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि एन आइडेंटिकल बैटरीज, इस पे बेस भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाने वाली है आर डिवाइडेड बाय एन के बराबर। और सिमिलरली आप देखोगे कि यहाँ पर वैल्यूज रख दोगे आप, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ई अपॉन आर आ जाएगा, ये सारे के सारे ऐड होकर के यहाँ पर हमारे पास आ चुका है आर अपॉन एन। तो ये आर से आर कट जाता है, एन से एन कट जाता है, और हमारे पास ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है ई के ही बराबर। सीरीज में आइडेंटिकल बैटरीज को लगाते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाता है ईएमएफ, लेकिन पैरेलल में लगाते हैं तो सिर्फ रेजिस्टेंस कम होता चला जाता है, ईएमएफ की वैल्यू उतनी ही रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक्चुअली सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। The combination of two identical cells, whether connected in series or parallel combination, provides the same current through an external resistance of 2 ohm. The value of internal resistance of each cell is। तो बहुत ही अच्छा सा ये सवाल है, आपको सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोनों में सेम करंट की वैल्यू आती है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। तो देखो दो केसेस बनाएंगे, पहली बात तो सीरीज और हमारे पास पैरेलल, दो केसेस दिए हुए हैं। सीरीज में हमारे पास जो ईएमएफ हो जाता है उसकी वैल्यू जाएगी 2e, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जाएगी 2r। पैरेलल में हमारे पास जो ईएमएफ हो जाता है वो ई के बराबर ही रहेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, वो जाएगा r डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर दोनों में जो करंट आने वाला है वो सेम आने वाला है, तो यहाँ पर I इज इक्वल टू आई है ना। सीरीज के केस में हम करंट कितना लिखेंगे, वो हो जाएगा ईएमएफ, वो है 2 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है 2r, तो खुद का बैटरी का प्लस एक्सटर्नल हमारे पास 2 लगा हुआ था, विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास करंट कितना होगा, बैटरी का है भाई ई के बराबर, सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम का लगा हुआ है। यहाँ पर ई से ई इस तरीके से कट जाता है और हमारे पास वैल्यू हो जाती है ये r बाई 2 प्लस 2 इस तरफ आ जाएगा, हम लिख देंगे इसकी वैल्यू इक्वल टू r प्लस 4 इज इक्वल टू 2r प्लस 2। यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाती है 2 इज इक्वल टू r और a बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल सिंपल सा ये सवाल था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ n बैचेस ऑफ m cells in series are connected in parallel with an external resistance R, then what is the expression for current through R। तो हमारे पास कुछ सेल्स हैं और उनको कुछ को सीरीज में लगाया, कुछ को फिर उन सीरीज वाली चीज़ों को पैरेलल में लगा दिया है। देखो ये कुछ ऐसा होगा, हमारे पास कुछ चीज़ें इस तरीके से सीरीज में लगी हुई होंगी, है ना, सीरीज में ये लगे हुए हैं हमारे पास इस तरीके से। अब मैं बैटरी नहीं बना रहा, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। दिस इज वन बैच, इसको मैं क्या बोलूँगा, दिस इज वन बैच। और ऐसे हमारे पास कुछ और बैचेस हैं, वो सब के सब सीरीज में लगे पैरेलल में लगे हुए हैं। अब की बार ये दूसरा बैच हो गया, हमारे पास इसी तरीके से एक तीसरा बैच होगा यहाँ पर, है ना। और इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास बैचेस हैं और लास्ट में हमारे पास ये फाइनली एक और बैच इस तरीके से आ चुका है। तो अगर मैं इस सिर्फ इतने से पार्ट को देखूं तो मैं इसको बोलता हूं भाई दिस इज हमारा वन बैच। अब देखो ध्यान से पढ़ो, इफ n बैचेस, तो हमारे पास टोटल कितने बैच हुए, ये हो जाएगा हमारे पास भाई दीज आर n बैचेस, ठीक। और एक बैच की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या लिखा है, ऑफ m सेल्स इन सीरीज, तो हमारे पास इसमें कितने सेल लगे हुए हैं, वन बैच इसमें लगे हुए हमारे पास m सेल्स, है ना। तो बेसिकली हमारे पास m बाय n इस तरीके की ग्रिड बन रही है और इस पूरे के अक्रॉस हमने क्या किया, मान लो अब इसका कुछ इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, उसको हमने कनेक्ट कर दिया है इस तरीके से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
जिसको लोड रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, उससे इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। अब आपको बताना है यहाँ पे करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा। बेसिकली यहाँ पर आपको पता करना है इस पूरे सेटअप का इंटरनल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट हमारे पास जो ईएमएफ है वो वैल्यू क्या आएगी। बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो हमारे पास सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर वन बैच। एक बैच के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा। देखो सबके सब सीरीज में लगे हुए हैं और कितने सेल हैं हमारे पास, एम सेल्स हैं। तो हमारे पास ई इक्विवेलेंट यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी एम टाइम्स ई। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा एक बैच की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सारे के सारे सीरीज में लगे हुए हैं, तो हम क्या बोल देंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी एम टाइम्स आर। अब ये जो चीज़ है दिस विल एक्ट एज सेल, और ऐसे कितने n सेल्स इन पैरेलल। तो देखो हमारे पास एक बैच, दो बैच, तीन बैच, n बैच लगे हुए हैं पैरेलल में। तो n बैचेस के लिए अगर मैं बात करूं, अब देखो बैच में क्या होता है, ईएमएफ उतना ही रहता है हमारे पास। बैच मतलब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में ईएमएफ वही रहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होगी, ईएमएफ उतना ही होता है, कितना होता है जितना एक कंपोनेंट सेल का होता है। इसके लिए कंपोनेंट क्या, ये वाली वैल्यू है ना, तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू उतनी ही रहेगी एम टाइम्स ई। और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, जितना भी हमारे पास एक का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उससे कम हो जाता है। हमारे पास अगर n बैचेस हैं तो एक का जितना भी इंटरनल रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू का 1/n हो जाने वाला है। एक का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, एम आर, यहाँ से मैं देख सकता हूँ। तो अब मेरे पास टोटल ईएमएफ आ गया है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है। यहाँ पर अब मैं सॉल्व करूँगा तो देखो करंट का जो मैं इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकता हूँ एक्सप्रेशन, उसकी वैल्यू आ जाएगी टोटल ईएमएफ कितना है मेरे पास एम टाइम्स सी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, एक आर जो लोड रेजिस्टेंस लगा है वो तो है ही सही, और हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है एम आर डिवाइडेड बाय एन। ये हमारे पास करंट के लिए एक एक्सप्रेशन आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन में गलती एक ही हो सकती है, आप या तो ये नहीं समझ पाओगे कि भाई सीरीज में एम सेल थे या एन सेल थे, और अगर वो गलत हो गया तो दूसरा वाला आप अपने आप ऑटोमेटिकली गलत कर दोगे। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर लैंग्वेज पे डिपेंड करती है चीज़ें। एन बैचेस ऑफ एम सेल्स इन सीरीज, तो आपको ये समझना है एम सेल्स ऑफ इन सीरीज है और ये सब हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक्चुअली एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है एक छोटे से क्रैश कोर्स का। जी हाँ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। उसमें हमने 40 दिन में 11th और 12th दोनों की फिजिक्स कंप्लीटली कवर कर ली है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। तो उसको जरूर देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस भी उसमें होते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कलरफुल नोट्स की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो जो एब्सोल्युटली फ्री है। पूरे के पूरे कोर्स के नोट्स कलरफुल हैं और सारे के सारे फ्री हैं, डाउनलोड कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। और अब मेरा पेन गिर गया है, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, हम मिलेंगे कल।